भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं आज अपने वाराणसी मिनी स्टूडियो में। आज हमारे साथ में सामाजिक संगठन सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी हमारे साथ में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस खबर SNS न्यूज चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, जय संविधान, जय सरदार। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब एक शुरुआत होती है, क्योंकि आप पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और देखा जाए तो मरीजों की सेवा भी करते हैं और लगातार आप समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। तो आपने एक पहला सवाल शुरू करते हैं कि एक आपने सरदार सेना का निर्माण किया, तो इस सरदार सेना का निर्माण कब किया और इस सरदार सेना का उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले आप जैसे पत्रकार साथियों का आभार, आपके चैनल के तमाम दर्शकों का आभार जी, जो देख रहे हैं आप सबके लिए। जो आपके सवाल है कि सरदार सेना का निर्माण कब किया और उद्देश्य क्या है जी, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सरदार सेना क्या है। जी जी, सरदार सेना, जैसा आप नाम सुन रहे हैं, सरदार मतलब होता है नेतृत्वकर्ता जी, नेता, अगुआ, और सेना मतलब होता है फौज। सरदार सेना का जो मीन है वो नेतृत्वकर्ताओं की फौज, अगुआ की फौज जी। सरदार सेना का जो लक्ष्य है, बिखरे समाज को यूनाइट कर समाज के बीच गांव-गांव तक नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करना। यह सरदार सेना के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सरदार सेना के नाम का मतलब है नेतृत्वकर्ताओं की फौज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसमें आपने एक बताया कि बिखरा समाज। यस। तो आज के परिवेश में बिखरा समाज कौन सा है, थोड़ा उसका बयान करिए। इसको अगर हम एक बहुत अच्छे सेंस में कहें जी, तो हम बिछड़े हैं, इसीलिए पिछड़े हैं। जी, जिस दिन एक हो जाएंगे बन जाएगा कारवां। बिछड़ा समाज, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा इसलिए है क्योंकि वो पिछड़ा है। जो अलग अलग ताना बाना में है, SC ST OBC, जो संपूर्ण पिछड़ा समाज है, वो बिल्कुल बिखरा है, बिखरा है, बिछड़ा है, इसीलिए वह पिछड़ा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब आपने इसकी शुरुआत की तो किस सन में शुरुआत की थी और लगभग कितने साल हो गए आपको इस सरदार सेना सामाजिक संगठन को चलाते हुए? दोस्त, वह दौर हमें याद है जब सन 2017 में योगी सरकार बनी। योगी सरकार बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में लगा कि सामंतवाद की बाढ़ सी आ गई। योगी सरकार 2017 में बनती है, अप्रैल मई में सरकार आई और तब से लेके दिसंबर आते आते जी, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े पर हमला होने लगा। तमाम जनपदों में पिछड़े बिल्कुल मारे जाने लगे। एक एक जनपदों का अगर नाम आपको गिनाऊंगा तो देर हो जाएगा। जी, 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 पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में यही सरदार पटेल का अपहरण हो गया था, जौनपुर में जी, 17 में, 18 में, और हालात यह थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस तरीके से बनारस में आपको याद है दिलीप पटेल हत्याकांड, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से कहीं कोई की, कहीं कुर्मी की, कहीं अरे गड़रिया कुर्मी, कोई धोबी पाती, तेरी तमड़ी, चमर झटा, बिंद पाती। असल में जो वास्तविक भारतवासी हैं, इन सब के ऊपर 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जब योगी जी हुए तो लगा कि सामंतवाद की बाढ़ आ गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपने के संरक्षण के लिए तैयार हो। तो हम लोगों ने 31 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद के आरोपी बाग में जी, विशाल सामाजिक समूह के साथ एक विशाल सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में समाज के तमाम वरिष्ठ लोगों ने
मिलकर नाम रखा सरदार सेना, और तब से जिम्मेदारी हमको दिया, सामूहिक लोगों ने विचार करके बड़े लोकतांत्रिक तरीके से सरदार सेना का अध्यक्ष बनाया। तब से लगातार समूचे पिछड़े समाज के ऊपर कहीं भी कोई अत्याचार अपराध हुआ तो सरदार सेना पहले पंक्ति में खड़ा होकर आर पार करके संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने का काम करती है। वंचितों की बुलंद आवाज है सरदार सेना। बिल्कुल, इसी में हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि सरदार सेना एक आपका सामाजिक संगठन था, फिर आपके मन में विचार कहां से आया कि हमको चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है? राजनीति की दिशा में कब आप प्रेरित हुए कि एक सामाजिक संगठन चलाते चलाते एक दौर आया कि आप राजनीति में भी प्रेरित हुए, चुनाव से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा? मैंने कहा आप शायद ध्यान नहीं दिए जी, और अक्सर लोग इस धोखे में पड़ जाते हैं, आप भी नहीं समझ पाए एक शानदार पत्रकार होते हुए भी। जी, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि सरदार सेना का उद्देश्य क्या है। जी, पहला उद्देश्य कि घर घर में महापुरुषों की फोटो फ्रेम, उन महापुरुषों की जो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर, पूरे समूचे भारतवर्ष के अंदर दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी की हो, जो वंचितों की जिन्होंने आवाज बुलंद किया है, उन महापुरुषों की फोटो फ्रेम हर घरों में लगवाना, उनकी जीवनी हर घरों में पहुंचाना पहला उद्देश्य। महापुरुषों के आधार पर सामाजिक निर्माण। दूसरा उद्देश्य, जब भी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर कोई भी हमला होता है, सामंतवादी प्रहार हो, जब भी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर कोई भी हमला होता है, सामंतवादी प्रहार हो चाहे सरकारी प्रहार हो, हमारे लोगों की जहां आवाज दबेगी, जहां हमारे लोग दबाए जाएंगे, वही सरदार सेना खड़ी होगी और डट कर पैर जमाकर समाज को न्याय दिलाने के लिए एकदम एकजुट होकर सरदार सेना प्रतीकात्मक रूप से सामाजिक समूह के साथ प्रेशर ग्रुप बनाकर सरदार सेना समाज की मदद करती है। बिल्कुल आते हैं। तीसरा उद्देश्य, जी जी, 5 उद्देश्य क्लियर कर दूं। तीसरा उद्देश्य, हमारे समाज के पिछड़े दबे कुचले समाज, वंचित समाज के, हमारे अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों का, आरक्षण का जहां भी हनन होगा, वहां सरदार सेना पूरी तरह यह मांग करती कि जाति जनगणना करा करके एससी, बीसी, माइनॉरिटी के वर्गिक आबादी के अनुपात में एक एक घरों में नौकरी पहुंचाया जाए। हर घर को जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सबको नौकरी, सबको भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। यह तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत, इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा पिछड़ा समुदाय किसान समुदाय है। इस पूरे समाज के लोगों के बीच किसान जागृति लाना और कृषि आयोग का गठन करवाना, साथ ही यह उद्देश्य है कि सरकारी अथवा अर्ध सरकारी प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे लोगों को आबादी के अनुपात में प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिले। और 5वां उद्देश्य, इस बात को बड़े दावे के साथ और बड़े दबाव में कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम के आधार पर जो जजों की नियुक्ति हो रही है उसको समाप्त करके, जैसे लोअर जुडिशरी में पीसीएसजे के आधार पर वैकेंसी ली जाती है, उसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कोलिजियम के तहत न किया जाए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा चयन आयोग बनाया जाए और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय को हमारी आबादी के अनुपात में आरक्षण के आधार पर उसमें भी भर्ती किया जाए, उसमें भी हमारे लोगों को जुडिशरी में सर्वोच्च पद पर भी रखा जाए तथा चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमें हमारी सुनिश्चित भागीदारी दिया जाए। बिल्कुल, 5 उद्देश्य है। और अब आपने जो एक सवाल किया कि कहां से मन में आया
कि राजनीति में आप आ गए, आप तो सामाजिक सेक्टर थे। जी मैंने फिर कहा कि शायद आप समझ नहीं पाए, आपके साथ धोखा हो गया। जी सरदार सेना नाम ही पॉलिटिकल है। सरदार माने नेतृत्व करता नेता, और सेना मतलब फौज। जब ढेर सारे नेतृत्व करता और नेता तैयार होंगे तो हल तो केवल चलाएंगे नहीं। बिल्कुल, सरदार शब्द आपने कहा डॉक्टर साहब, सरदार ये राजनीति करेंगे, ये नेतृत्व करेंगे, ये नेतागिरी करेंगे। सरदार शब्द आता है कबीलों से, कि ये होता था पहले कबीलों के सरदार रहा करते। यस, जहां जो खड़ा हो जाए वही जो नेतृत्व चालू हो जाए, इसका मतलब होता है सरदार। बिल्कुल, तो पहली बार जब आप चुनाव लड़े चुनाव विधानसभा से, और देखा जाए तो उस समय समाजवादी पार्टी अपना दल का गठबंधन रहा, और हमको लगता है कि 17 सीटें मिली हुई थी अपना दल को। माता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, उनके सिंबल पे चुनाव लड़ा, और हमें लगता है कि काफी कम समय रहा, 15 से 20 दिन का समय रहा, 10 से 12 दिन। बिल्कुल, तो जब उस समय आप गए तो क्या राजनीतिक अनुभव मिला आपको? चुनाव हारना जीतना तो एक भाग्य और तकदीर की बात है, लेकिन जब उस समय जब आप ग्राउंड लेवल पे गए और एक राजनीतिक मंच मिला वहां पे, तो क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? पत्रकार साथी, आपके थोड़ी सी और आपको क्लियर कर देता हूं। चुनाव लड़ना ये जरूरी नहीं था हम लोगों के लिए, लेकिन सरदार सेना संगठन की जो कोर कमेटी थी, जो हमारी जिला बॉडी थी, उन सब ने बड़ा प्रेशर दिया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, हमारी लगातार वार्ता चल रही थी पीछे के दिनों में, लेकिन उस बीच अपना दल कमेरावादी की नेता प्रवीण पटेल जी ने फोन किया, वार्ता हुई। हम लोग चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे, हम सामूहिक समर्थन सामंतवाद के खिलाफ समाजवाद को देने का प्लान हम लोगों ने किया था। लेकिन उस दौरान अखिलेश जी भी लगातार कह रहे थे चुनाव लड़ना है। कुछ सीटों की भागीदारी सरदार सेना की होनी थी, जिस पर अखिलेश जी से चर्चा थी कि इतने सीटों पे आपको चुनाव लड़ाने हैं, और हमारी भी अपनी बातचीत चल रही थी। बहुत उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब हमारे लोगों ने दबाव दिया कि 22 के चुनाव में आपको और टीम को भागीदारी लेना चाहिए, तो मैं तो अपने संगठन का कायल हूं, मैं अपने संगठन का नौकर हूं। संगठन के पदाधिकारियों, कोर कमेटी के लोगों का फॉलो करना यह संगठन का नियम है। लोगों ने कहा सर करना चाहिए, हमने कहा ठीक, आप लोगों का निर्देश है तो निश्चित करेंगे। इसी दौरान प्रवीण पटेल जी को का कॉल आया, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के बजाय आप हमको समर्थन देके चलिए तो समाज मजबूत होगा। फिर संगठन में चर्चा हुई, संगठन ने कहा बिल्कुल ठीक है सर, चलिए। तो इन्हीं के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमको समर्थन देंगे तो भी समाजवादी पार्टी ही मजबूत होगी। हम लोगों ने समर्थन दिया, कुछ सीटों की भागीदारी हमारी तय थी, लेकिन वो सीटें भी, वो अंदर की बात है, उस पर नहीं जाएंगे। हमें लड़ना था मरियाम से, हमारी चर्चा थी मरियाम से लड़ने की, लेकिन हमें कुछ इधर उधर समझा के भेज दिया गया चुनाव, और बहुत कम समय मिला, 10-12 दिन। और 10-12 दिन में चुनाव की हमारे जो दिल की जनता है, जिन्होंने 65,000 से ज्यादा प्यार मिला, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आते हैं क्योंकि वो 2022 का सफर रहा। यस, अब आते हैं 2024 जो पीछे लोकसभा चुनाव बीता, उसमें एक चर्चा का विषय है डॉक्टर आर.एस. पटेल कि लगातार देखा जाए तो 10 लोकसभा सीटों पे आपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अखिलेश यादव जी के साथ प्रचार प्रसार किया, और देखा जाए तो उसमें जहां तक हम लोगों ने आकलन किया, हमको लगता है 80% सीटों पे वहां पे जो है सफलता भी मिली समाजवादी पार्टी को। तो उस समय क्या माहौल रहा कि कैसे आप जो है अखिलेश यादव जी के साथ बैठ के और जगह जगह जो है लोकसभा में चुनाव प्रचार किए, और देखा जाए तो चूंकि आप जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, पटेल का चेहरा बन के जो है जगह जगह जो है आपको प्रमोट किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर करेक्ट कर देना चाहता हूं पत्रकार महोदय आपको, हम पूरे पिछड़े समुदाय के नेता हैं। हाँ, पटेल जाति में पैदा हुए, पहला दीपक तो घर में बनता है, क्योंकि अपने घर में जब अंधेरा होगा तो आप अपने दरवाजे पर लड़खड़ाते गिर जाएंगे।
पटेल जाति से है इस बात पर गर्व है, लेकिन पिछड़े समुदाय से है इस बात पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। पिछड़े समाज के लोगों का पूरा प्यार मेरे साथ है। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा मिर्जापुर से लड़ो, फूलपुर से लड़ो, और ऐसे लड़ने की बात आई। मैं आपके सामने स्क्रीन पर एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, चुनाव हमने खुद का, भाई साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमारे साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए। सरदार केला का समर्थन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने दिया, वो भी पूरी कमेटी की सहमति के आधार पर। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े समुदाय को पीडीए के मुद्दे पर समर्थन भी दिया, पीडीए के मुद्दे पर टिकट भी वितरित किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे पूछा कि आप एक बात बताओ कि नीतीश कुमार जी तो गठबंधन में रहे नहीं, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोग कैसे जीत सकते हैं? तो हमने कहा कि वर्गीय आधार पर, जाति आधार पर टिकट ज्यादा से ज्यादा दीजिए लोगों को। उन्होंने हमसे पूछा पटेल समुदाय के लिए क्या सोच है, तो हमने कहा कम से कम 10, 11, 12 सीटें पटेल समुदाय को लोकसभा में मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम लड़ते हो तो 1 दर्जन सीटें, नहीं लड़ोगे तो कम से कम 10, 11 सीटें मैं दूंगा। हम नहीं लड़े, उसके बाद भी 10 सीटें उन्होंने पटेल समुदाय को दिया, और उसमें से 7 सीट हम लोग जीत गए। सबसे ज्यादा जीत का रेशियो पिछड़े समुदाय में आपके समाज का है। दूसरी अगर बात करें हमारे समाज की, तो हमारा मौर्य समुदाय, हमने कहा कि कम से कम 7 से 8 सीटें मौर्य समुदाय को भी दे जानी चाहिए, पारसी समुदाय को जानी चाहिए, सारे पिछड़े दलित समुदाय को जाति के आधार पर सीटें वितरित होनी चाहिए। और उन्होंने पीडीए के मुद्दे को लेकर, संविधान के मुद्दे को लेकर हम सब लोगों ने उन सारी रैलियों में आवाज बुलंद किया। अब परिणाम आपके सामने है। हम लोग इंडिया गठबंधन 37 नहीं 43 सीटें जीते, 43, 80 में से 43 भी हमारे जीत का रेशियो है। बिल्कुल देखा जाए तो हमको लगता है कि अखिलेश यादव जी की सबसे ज्यादा जो है ये। तो क्या लग रहा है कि अभी देखिए हाल ही में उपचुनाव है, 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर? दोस्त 2 बातें हम फिर क्लियर कर दें आपको। पहला तो यह कि यह लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं है, केवल यह लड़ाई पूरे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय की है। मैं सरदार केला का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह लड़ाई हमारे आप जैसे सड़क पर लड़ने वाले पत्रकारों का है। यह लड़ाई समाजवादी सोच रखने वाले, अंबेडकरवादी सोच रखने वाले, सरदारवादी सोच रखने वाले, समतावादी सोच रखने वाले साथियों का है, संघर्ष करने वालों की लड़ाई है। इसलिए यह लड़ाई एक तरफ सामंतवाद के खिलाफ समतावाद की है। अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में पिछड़ा, पीडीए, दलित अल्पसंख्यक ये जीतेगा। बिल्कुल, आइए हम चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ। क्योंकि जब आप राजनीति में कदम रख दिए हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो आने वाला जो आगामी 2027 का चुनाव जो आएगा विधानसभा का, उसमें क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि आप अखिलेश के करीबी माने जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या फार्मूला बनेगा 2027 में? 27 में हमारी सरकार आ रही है। जी बिल्कुल, ये तो सरकार नहीं आ रही है। जी जी, सामंतवाद की कब्र खोदकर हम समतावाद की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग समाजवाद की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग अम्बेडकरिज्म की सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले 27 में सामंतवादी सरकार समाप्त होने जा रही है। बिल्कुल, हम आप पे चर्चा करते हैं कि आपका क्या रुझान रहेगा, क्या फिर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारे लोग जो निर्णय लेंगे वही हम करने वाले हैं। मेरा अपना कोई व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि संगठन का मुखिया हूं। जो संगठन चाहेगा, जो समाज चाहेगा, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चाहेगा, मैं उनका गुलाम हूं। मैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और समाज का गुलाम हूं। समाज के लिए लड़ता हूं, तो समाज का निर्णय सर आंखों पर। मतलब आपने अपना सारा निर्णय जो है जनता के ऊपर छोड़ दिया, समाज के ऊपर। यस। तो बिल्कुल, चूंकि आप हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो आप
इस आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपके दर्शकों को पुनः एक बार दर्शकों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से निश्चित रूप से एक संदेश है कि सामंतवाद को हावी ना होने देना, उस सामंतवाद को समाप्त करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि 2027 और आने वाले चुनावों में हम सामंतवाद को समाप्त करके समतावाद की सरकार बना सके। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.एस. पटेल जी। और महापुरुषों की विचारधारा जी, महापुरुषों की विचारधारा को वास्तविक रूप से धरातल पर उतार सके, यही हम सबका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमारे स्टूडियो में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको।